So now we are starting ethanol. इथेनॉल इट्स एन अल्कोहल, ठीक है, ये एक ऑर्गेनिक अल्कोहल है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है और अल्कोहल की कैटेगरी में आता है बिकॉज इट हैज OH ग्रुप। तो इसमें इसका जो फॉर्मूला है वो है C2H5OH और ये जो ग्रुप कहलाता है ये ही अल्कोहलिक ग्रुप कहलाता है, इसको ही हम अल्कोहल ग्रुप कहते हैं, ठीक है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इथेनॉल। ओल फॉर अल्कोहल एंड इथ का मतलब दो इसमें कार्बन है, दैट्स व्हाई वी आर सेइंग इट इथेनॉल, ठीक है। अब इसका जो केमिकल प्रॉपर्टीज है बेसिकली थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ मैं इसको, हम बनाते कैसे हैं। जो इथेनॉल होता है उसको बनाने के लिए जो केन शुगर होता है, जो गन्ने का जूस होता है ना, उसको डाइल्यूट कर दिया जाता है। तो केन शुगर के अंदर होती है सुक्रोज, इट कंटेन्स सुक्रोज, इट इज HC12H22O11, इसको हम कहते हैं सुक्रोज, जो कि गन्ने के जूस के अंदर प्रेजेंट होती है, ठीक है। इसका डाइल्यूट सॉल्यूशन बनाया जाता है, डाइल्यूट का मतलब इसके अंदर पानी मिला दिया जाता है। तो जब हम इसका डाइल्यूट सॉल्यूशन बना देते हैं और एक कंटेनर में, बहुत बड़ा सा कंटेनर होता है, इसको हम शीरा बोलते हैं, हिंदी में हम इसको शीरा बोलते हैं। तो शीरे से ही तो बनाई जाता है अल्कोहल। तो इसको डाइल्यूट कर दिया जाता है और डाइल्यूट करने के बाद कंटेनर, बहुत बड़े बड़े कंटेनर्स में इसको फिल कर दिया जाता है और इसके अंदर ईस्ट फिल कर डाल दी जाती है। ईस्ट क्या है? एक फंजाई है, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि फर्मेंटेशन का काम करता है। इसके अंदर ईस्ट डाल दी जाती है। अब ईस्ट के अंदर प्रेजेंट होते हैं कुछ एंजाइम्स, कुछ केमिकल प्रेजेंट होते हैं। ये केमिकल जो है इस सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में चेंज कर देते हैं। और वो कौन सा केमिकल है? ईस्ट के अंदर एक एंजाइम प्रेजेंट होता है, इनवर्टेज। इट्स अ केमिकल एंजाइम हम इसको बोल रहे हैं, ठीक है। इट्स अ टाइप ऑफ केमिकल जो प्रेजेंट होता है उसके अंदर, और जब इसका रिएक्शन होता है इसके साथ तो बनता है ग्लूकोज C6H12O6 प्लस फ्रक्टोज, इट इज ऑल्सो C6H12O6। दोनों का फॉर्मूला सेम है, दोनों का फॉर्मूला सेम होते हुए भी कंपाउंड अलग अलग है। ये हो गया ग्लूकोज और ये है फ्रक्टोज। दोनों क्या है? एक दूसरे के आइसोमर हैं। अब जब हमने प्रीवियस टॉपिक पढ़ा था ना आइसोमेरिज्म, तो आइसोमेरिज्म में हमने क्या पढ़ा था कि दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन फिर भी डिफरेंस कहाँ आता है? इनके जो ग्रुप है, इनके पास प्रेजेंट ग्रुप है, इसके अंदर एल्डिहाइड ग्रुप है और इसके अंदर कीटोन ग्रुप है। तो दोनों में फंक्शनल ग्रुप अलग अलग हैं, जिसकी वजह से एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर्स होते हैं, ठीक है। तो जब ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज में चेंज हो जाता है, अपने आप चेंज हो रहा है ये, कई महीनों तक हमने जो शुगर सिरप था, जो सुक्रोज था, उसको ऐसे ही छोड़ दिया कंटेनर के अंदर, कुछ नहीं किया हमने, तो अपने आप ग्लूकोज और फ्रक्टोज बने। और फिर अपने आप ही ईस्ट के अंदर एक और एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसको हम कहते हैं जाइमेज, और इस एंजाइम की प्रेजेंस में ये जो ग्लूकोज होता है या फ्रक्टोज होता है, इट विल बी चेंज इनटू अल्कोहल और ढेर सारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है जो कि कंटेनर में जो होल्स होते हैं उसमें से बाहर निकल जाती है। तो इस तरीके से केन शुगर की हेल्प से या शुगर केन सिरप की हेल्प से क्या बनाई जाती है? अल्कोहल बनाया जाता है, ठीक है। अब कोई जरूरी नहीं है कि केवल केन शुगर से ही अल्कोहल बने, बार्ले के जूस से, जौ का जो पानी होता है उससे भी बनाई जाती है, जो आपका ग्रेप्स होते हैं, ग्रेप्स के जो सिरप होता है उससे बनाई जाती है। लेकिन तरीका यही होता है, फर्मेंटेशन इज द ओनली मेथड, और ये कमर्शियल मेथड है। कमर्शियल का मतलब अगर बहुत ज्यादा क्वांटिटी में भी बनाना है अल्कोहल तो वो इन्हीं मेथड से बनता है। तो इसलिए सालों सालों तक, वो काफी सालों तक कंटेनर में इस तरीके से बनने के लिए अल्कोहल छोड़ दिया जाता है। स्लो प्रोसेस होता है ये, कोई इसमें हम और कोई केमिकल तो यूज कर नहीं रहे, बस एक ईस्ट डाल रहे हैं इसके अंदर। तो वो ईस्ट क्या करती है? धीरे धीरे ग्रो करती चली जाती है, करती चली जाती है, और इसमें रिएक्शन जो है वो होती चली जाती है और अल्कोहल बनता जाता है। तो ये मेथड था बनाने के लिए, ठीक है। तो ये हो सकता है कि रिएक्शन कंप्लीट करने के लिए आ जाए, तो थोड़ा बहुत ओवरव्यू इसलिए मैंने आपको दे दिया है। अब हम इसकी प्रॉपर्टीज पे आ जाते हैं, क्योंकि इथेनॉल क्या है? ये एक अल्कोहल है, तो इसकी कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज होती हैं
पहला जो प्रॉपर्टी हम पढ़ने जा रहे हैं, रिएक्शन विद मेटल। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज रिएक्शन विद मेटल लाइक सोडियम। तो सोडियम के साथ अगर हम इसका रिएक्शन देखें, क्योंकि सोडियम भी रिएक्टिव है और इथेनॉल भी रिएक्टिव कंपाउंड की कैटेगरी में आता है, तो जब हम इसकी रिएक्शन कराते हैं तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। तो रिएक्शन क्या होगी, C2H5OH विच इज एल्कोहल। बेटा म्यूट करिए अपने आप को। व्हेन इट रिएक्ट विथ सोडियम, इसने किसके साथ रिएक्ट किया, सोडियम के साथ रिएक्ट किया, और सोडियम के साथ रिएक्शन के बाद जो कंपाउंड बना, अब यहां से हाइड्रोजन अलग हो जाएगा क्योंकि हाइड्रोजन गैस रिलीज होनी बाकी है इसमें से, तो हाइड्रोजन गैस विल बी रिलीज्ड और ये सोडियम यहां जुड़ जाएगा, तो कंपाउंड बनेगा C2H5ONA। ठीक है, नजर आ रहा है ये बोर्ड पे, सारे मार्कर्स बिल्कुल चले गए बिल्कुल। कंपाउंड बनेगा C2H5ONA प्लस हाइड्रोजन गैस विल बी रिलीज्ड, तो यहाँ पे 2 लगा दो और यहाँ पे भी 2 लगा दो। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई है और जो एज ए बाई प्रोडक्ट बना है वो है सोडियम इथॉक्साइड। ये है सोडियम इथॉक्साइड। तो ये एक केमिकल टेस्ट भी है अल्कोहल के लिए। अगर आपको कोई कंपाउंड दे दिया जाए अननोन और आपसे कहा जाए कि इसका पता लगाओ कि ये क्या है, अल्कोहल है या कोई और कंपाउंड है, तो हम यहाँ सोडियम मेटल टेस्ट कर सकते हैं। अगर ये अल्कोहल होगा तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, तो जब हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी तो हम क्या कर सकते हैं, उसके ऊपर हमने मान लो ये इस तरीके से टेस्ट ट्यूब लिया और यहाँ पे अल्कोहल डाल दिया, कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड मान लो अगर वो अल्कोहल ही है, और यहाँ से आपने सोडियम मेटल डाल दिया, तो क्या होगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। अब हमने क्या किया, यहाँ पे बर्निंग मैच स्टिक लेके आ गए, तो बर्निंग मैच स्टिक अगर पॉप साउंड के साथ बर्न हो रही है तो ये जो कंपाउंड होगा ये अल्कोहल होगा। तो ये केमिकल टेस्ट भी हो गया अल्कोहल के लिए। ठीक है, सबको समझ में आ गया ये फर्स्ट रिएक्शन। यस मैम। हाँ, नेक्स्ट रिएक्शन जो हम पढ़ेंगे, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। सो नेक्स्ट रिएक्शन इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इथेनॉल का जो ऑक्सीडेशन होता है वो स्पेशल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में होता है। अगर आप इथेनॉल को ऐसे ही छोड़ दो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो ये ऑक्सीडाइज नहीं होगा। इसको ऑक्सीडाइज करने के लिए कुछ केमिकल का यूज करना पड़ता है, इसके अंदर कुछ स्पेशल केमिकल्स डालने होते हैं, तभी ये ऑक्सीडाइज होता है, अदरवाइज नहीं होगा। तो अगर हमें ऑक्सीडेशन कराना है तो इसके लिए जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लगते हैं वो पहला है एल्केलाइन पोटेशियम पर मैग्नेट KMnO4 which is पोटेशियम पर मैग्नेट। ठीक है, पोटेशियम पर मैग्नेट। और एल्केलाइन कह रहे हैं हम, एल्केलाइन का मतलब हमने इसमें थोड़ा सा एल्कली मिक्स किया हुआ है, वी हैव एडेड सम अमाउंट ऑफ NaOH इन इट, सोडियम हाइड्रोक्साइड हमने इसके अंदर मिक्स कर रखा है। ओके, तो इसीलिए हम इसको एल्कलाइन बता रहे हैं। या फिर सेकेंडली हम क्या ले सकते हैं, सेकेंड थिंग व्हाट वी कैन टेक, हम यहाँ पे एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट ले लें, एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7, ये है पोटेशियम डाइक्रोमेट। ओके, अब हमने यहाँ पे एसिडिफाइड लिखा है तो इसका मतलब कुछ एसिड मिक्स होगा, तो हमने यहाँ पे H2SO4 मिक्स कर रखा है, इसमें 2-3 ड्रॉप्स पोटेशियम डाइक्रोमेट की के साथ H2SO4 के मिक्स कर रखी है, इसलिए ये एसिडिफाइड कहला रहा है। कहीं पर भी अल्कलाइन मतलब एल्कली मिक्स है और एसिडिफाइड मतलब कोई ना कोई एसिड मिक्स है। ठीक है,
तो ये दोनों जो एजेंट हैं ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करते हैं, ऑक्सीडेशन करने में हेल्प करते हैं इथेनॉल की। ये जो पहला वाला जो रिएजेंट है इसको हम बेयर्स रिएजेंट भी बोलते हैं, तो इसका नाम है ये बेयर्स रिएजेंट। तो अगर रिएक्शन कंप्लीट करने के लिए आ गई और इथेनॉल के साथ बेयर्स रिएजेंट लिखा हुआ मिल गया आपको, तो आपको समझ जाना चाहिए कि यहाँ पे अल्कलाइन KMnO4 की बात हो रही है, पोटेशियम परमैंगनेट की बात हो रही है। ठीक है, अब रिएक्शन लिख लेते हैं। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है तो यहाँ ऑक्सीजन तो होगी ही होगी। इथेनॉल का ऑक्सीडेशन कर रहे हैं हम, वी आर टेकिंग C2H5OH और हम इसका ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, सो वी विल टेक ऑक्सीजन। तो नेसेंट ऑक्सीजन का यूज होगा यहाँ पे, O2 नहीं लेंगे। अगर आपने यहाँ O2 ले लिया तो इट विल शो कंबस्टन रिएक्शन, बर्निंग हो जाएगी फिर ये अल्कोहल की। ठीक है, तो वो नहीं लेंगे, यहाँ हम ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं। अब यहाँ पे ऊपर की साइड आपको रिएजेंट लिखना भी जरूरी है, व्हाट वी आर टेकिंग। यहाँ पे हम या तो KMnO4 ले रहे हैं अल्कलाइन, या फिर वी आर टेकिंग एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट। इन दोनों में से एक चीज आप लोगे, कोई सी भी एक चीज ले लो। जब हम इसकी रिएक्शन कराते हैं सो इट विल चेंज इनटू एथेनोइक एसिड CH3COOH। एथेनोइक एसिड में ये चेंज हो जाता है इथेनॉल। ओके, ठीक है। जब भी हम स्टेप वाइज अगर हम ऑक्सीडेशन लेके चले ना, तो देखो इसमें एक ऑक्सीजन है, इसमें दो ऑक्सीजन है, तो ये अल्कोहल से इथेनोइक एसिड में चेंज हो गया। लेकिन हम तो नहीं चाहते कि इसमें से एथेनोइक एसिड बने, हम चाहते हैं कि एल्डिहाइड बने। इनके बीच में जो एक स्टेप आता है कि पहले इथेनॉल बनता है, फिर एल्डिहाइड बनता है और फिर एथेनोइक एसिड बनता है। लेकिन अगर आपने इन दोनों में से कुछ ले लिया तो ये डायरेक्ट बन जाएगा एथेनोइक एसिड, रिएक्शन रुकेगी नहीं बीच में। अगर आप चाहते हैं कि हमें तो बीच वाला प्रोडक्ट चाहिए, इसमें एल्डिहाइड चाहिए, तो हम क्या करें, रिएजेंट चेंज कर देते हैं। उस केस में हमको क्या लेना पड़ेगा, बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी, ऑक्सीजन रहेगा, उसकी जगह हमको क्रोमिक एनहाइड्राइड लेना पड़ेगा, CrO3 विच इज क्रोमिक एनहाइड्राइड। ओके, तो जैसे ही आपने ये लिया इट विल बी चेंज इनटू एल्डिहाइड CH3CHO। CHO ग्रुप क्या है, एक एल्डिहाइड ग्रुप है, तो ये एल्डिहाइड तक रिएक्शन रुक जाएगी, आगे नहीं बढ़ेगी। जबकि अगर आपने इन दोनों में से कोई भी एक चीज ली होती तो एल्डिहाइड बनता और उसके बाद सीधे एसिड बन जाता, तो जो फाइनल प्रोडक्ट मिलता हमको वो एसिड ही मिलता, एल्डिहाइड नहीं मिलता। तो अगर हम एल्डिहाइड चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको अल्कोहल के साथ यहाँ पे जो रिएजेंट लेना पड़ेगा वो क्रोमिक एनहाइड्राइड लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये रिएजेंट्स का ध्यान रखेंगे आप, क्योंकि रिएक्शन पूरी करने के लिए आई गई और आपको यहाँ से ये सीधे ये दिखा दिया गया, तो रिएजेंट क्रोमिक एनहाइड्राइड होगा, फिर आपको वो लिखना पड़ेगा। तो ये है ऑक्सीडेशन रिएक्शन, इथेनॉल का ऑक्सीडेशन। अगर हम बेयर्स रिएजेंट की प्रेजेंस में करें, एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट की प्रेजेंस में करें तो एथेनोइक एसिड बनेगा, और अगर हम क्रोमिक एनहाइड्राइड की प्रेजेंस में करें तो एल्डिहाइड बन जाएगा। सो कैन यू टेल मी द नेम ऑफ दिस एल्डिहाइड, क्या नाम है इसका, इस एल्डिहाइड का कोई IUPAC नेम बता सकता है? अभिजीत, अभिषेक, कनिका, मुस्कान, जसरूप, एनीवन एल्स? भाई मैंने आपको तरीका बताया था ना। प्रोपोनिल। नो, कहीं किसी हद तक, यस वेरी गुड, किसने बताया ये बात? नरेश कुमार। हाँ जी, वेरी गुड, इट इज इथेनल। क्यों हमने इसको इथेनल कहा, क्योंकि दो कार्बन हैं, दो कार्बन के लिए हम एथ वर्ड का यूज करते हैं बेटे, प्रॉप वर्ड का यूज नहीं करते हैं। जिसने भी प्रोपेनल बताया था वो गलत बताया था। दो कार्बन एथ,
क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड था तो एन लग गया, और CHO ग्रुप के लिए आप एल लगाते हैं तो नाउ इट बिकम्स इथेनॉल। तो ये नाम आने चाहिए आपको छोटे छोटे। तो ये समझ में आ गया आपको ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब हम थर्ड रिएक्शन देखते हैं, डिहाइड्रेशन। डी मतलब रिमूवल। केमिस्ट्री में अगर कहीं पर भी इस तरीके से रिएक्शन का नाम लिखा है डीई, सो डीई क्या रिप्रेजेंट करेगा? रिमूवल को। सो वी आर डिस्कसिंग डिहाइड्रेशन। ठीक है, इट मीन्स रिमूवल। डीई का मतलब यहाँ पर रिमूवल है, और हाइड्रेट, हाइड्रेशन मतलब वाटर, तो रिमूवल ऑफ वाटर। अल्कोहल में से वाटर का रिमूवल कर रहे हैं हम। तो देख लेते हैं, ये हो गया अल्कोहल, वी हैव टू रिमूव वाटर। तो बेटे ऐसे तो होगा नहीं, है ना, किसी भी रिएजेंट की प्रेजेंस तो जरूरी है। यहां पर जो रिएजेंट यूज होगा वो होगा कंसंट्रेट H2SO4, डाइल्यूटेड नहीं, कंसंट्रेट H2SO4, और टेम्परेचर विल बी 170 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि 170 डिग्री सेल्सियस पे ही कंसंट्रेट H2SO4 डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह वर्क करेगा। अब पानी का, वाटर का एक मॉलिक्यूल यहां से निकालना है आपको, तो एक तो ये OH ग्रुप निकल जाएगा यहां से, बचा एक हाइड्रोजन हमें यहां से भी तो चाहिए, क्योंकि वाटर होता है H.OH, H2O होता है। तो इसको हम अगर ऐसे भी लिख लें तो एक तो OH ग्रुप यहां से निकल जाएगा और एक हाइड्रोजन निकलेगा यहां से, तो बचा क्या? C2H4 प्लस वाटर। और ये जो C2H4 होती है ये क्या कहलाती है? इथीन। इट इज कॉल्ड इथीन। इसको अगर हम इसका स्ट्रक्चर लिखें तो ये बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, इथ फॉर दो कार्बन है, इथ वर्ड यूज हुआ, और डबल बॉन्ड है तो इन लग गया, तो बन गया इथीन। ठीक है, तो ये हो गया डिहाइड्रेशन। तो इसके अंदर क्या चीज याद रखनी है? ये जो रिएजेंट है ये याद रखना है आपको, अगर मान लो रिएक्शन पूरी करने के लिए आ जाती है इस तरीके से। तो हमको ये जो रिएजेंट है इसे देख के ही पता लग जाएगा कि ये जो रिएक्शन है ये डिहाइड्रेशन रिएक्शन दी गई है। तो सीधे हम क्या लिख देंगे यहाँ पे? इथीन और वाटर लिख देंगे। ठीक है, तो ये थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शन हमने इथेनॉल की पढ़ ली। जो लास्ट रिएक्शन इथेनॉल की आ जाती है वो है कंबस्टन रिएक्शन, बर्न करना। ठीक है, कंबस्टन का मतलब इथेनॉल को बर्न करना। अब इथेनॉल क्या है? क्लीन फ्यूल है बिल्कुल। अगर हम इसको बर्न करते हैं तो इसमें बहुत ही ज्यादा एनर्जी निकलती है, इसलिए इथेनॉल का यूज जो है वो कहीं कहीं पर किसी किसी कंट्री में पेट्रोल की जगह भी इसका यूज होता है। ठीक है, इसमें कुछ केमिकल्स मिला के इसको पेट्रोल की जगह यूज किया जाता है एज ए फ्यूल। तो कंबस्टन रिएक्शन देख लेते हैं हम। कंबस्टन का मतलब होता है बर्निंग। वी आर बर्निंग अल्कोहल इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि बर्निंग हमेशा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही होती है। सो वी आर डूइंग बर्निंग और कंबस्टन। सो वी हैव टेकन अल्कोहल C2H5OH यहाँ पे लिया, एंड वी हैव टेकन ऑक्सीजन। तो यहाँ पे देखो अब डिफरेंस आ गया। ऑक्सीडेशन में हमने सिंगल O लिया था और ऐसे लिखा था, तो ये तो ऑक्सीडेशन बन रहा था, वो कंट्रोल्ड प्रोसेस था। बर्निंग जो है वो आपके कंट्रोल का प्रोसेस नहीं है। यहाँ पे हमने ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसको बर्न किया तो ये कार्बन डाइऑक्साइड बना देगा, वाटर वेपर्स बना देगा, और लॉट ऑफ एनर्जी विल बी रिलीज्ड। बहुत सारी एनर्जी इसके अंदर रिलीज होगी। ठीक है, इसको बैलेंस कर लीजिए, 2 कार्बन हो गए, 5 2 H5 and 6, so 3 2 6, 4 7 हो
ठीक है। तो हम इस तरीके से इसको जो कंबशन करते हैं, बर्निंग करते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स निकलते हैं इसमें। तो ये 4 रिएक्शन हमने इथेनॉल की पढ़ी केमिकल प्रॉपर्टीज में। कंबशन रिएक्शन पढ़ा जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बन रहा था। डिहाइड्रेशन पढ़ा जिसमें H2SO4 की प्रेजेंस में, कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में 170 डिग्री सेल्सियस पर इसमें से पानी का एक मॉलिक्यूल निकला जिससे इथीन बनी। ऑक्सीडेशन पढ़ा। ऑक्सीडेशन 2 तरीके से हो सकता है। अगर आपने बेयर्स रिएजेंट ले लिया या एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट ले लिया तब तो बन जाएगा इथेनोइक एसिड, और अगर आपने क्रोमिक एनहाइड्राइड लिया तो बनेगा इथेनल, एल्डिहाइड बनेगा उस केस में। ठीक है। और चौथा था सोडियम के साथ रिएक्शन जिसमें हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही थी। तो ये रिएक्शंस जो हैं ये आपको कंप्लीट करने के लिए आ सकती हैं। दूसरा, आपको पूछा जा सकता है कि लैब टेस्ट क्या है। लैब में अगर आपको टेस्ट करना है इथेनॉल को तो वो लैब टेस्ट आप कैसे कर सकते हैं? उसके लिए सबसे पहला टेस्ट आप कर सकते हैं लिटमस के साथ। आप लिटमस का सॉल्यूशन ले लो या लिटमस पेपर ले लो, कोई सा भी ले लो, ब्लू ले लो चाहे रेड ले लो। अल्कोहल का जो फॉर्मूला हमने देखा वो है C2H5OH, लेकिन OH ग्रुप का प्रेजेंस ये नहीं बता रहा है कि ये एक बेस है। ये ना तो बेस है ना ही एसिड है, ये न्यूट्रल नेचर का होता है। ठीक है। तो ये आपको बात ध्यान में रखनी है, इट इज न्यूट्रल इन नेचर, दैट्स व्हाई लिटमस पेपर चाहे आप कोई सा भी ले लो कोई असर नहीं होगा इसका। तो नो इफेक्ट, ना ही रेड को येलो, रेड को ब्लू करेगा और ना ही ब्लू को रेड करेगा। देयर विल बी नो इफेक्ट ऑन लिटमस पेपर। ओके, पहला तो यही लैब टेस्ट हो गया। सेकेंड, सोडियम मेटल टेस्ट हो सकता है ना। अभी हमने जो डिस्कस किया सोडियम मेटल के साथ इसकी रिएक्शन, वो इसके लिए एक टेस्ट भी है, इथेनॉल का एक टेस्ट भी है। क्योंकि अगर हमने एक टेस्ट ट्यूब लिया और उस टेस्ट ट्यूब के अंदर इथेनॉल ले लिया, ठीक है, और छोटे छोटे मेटल्स के टुकड़े जो है सोडियम के डाल दिए, तो ये जो सोडियम के मेटल के टुकड़े जैसे ही आप डालोगे तो हाइड्रोजन गैस यहाँ से रिलीज होगी जिसको हम बर्निंग मैच स्टिक के थ्रू टेस्ट कर सकते हैं। तो एक ये टेस्ट हो गया। तो 3 टेस्ट हमने पढ़े इसके, लिटमस टेस्ट, सोडियम मेटल टेस्ट, ठीक है। और तीसरा एक और बहुत इंपॉर्टेंट इसका जो टेस्ट आता है वो होता है एस्टरिफिकेशन टेस्ट, जिसमें हम एस्टर्स बनाते हैं। और वो कैसे बनते हैं? And it is also very important reaction for it also, which is esterification reaction. तो ये esterification reaction के फॉर्म में भी आ सकते हैं, ये एस्टरिफिकेशन लैब टेस्ट में भी आ सकता है। एस्टरिफिकेशन रिएक्शन का मतलब होता है एस्टर्स का फॉर्मेशन, एस्टर्स का बनना। बहुत सारे हमने ऐसी चीजें देखी होंगी आर्टिफिशियल जिसमें फ्लेवर्स होते हैं, आर्टिफिशियल फ्लेवर्स होते हैं, वो चीज होती नहीं है उसमें। जैसे सेब का फ्लेवर हो गया, या जैसे शैम्पू होते हैं, बहुत सारे शैम्पू आप यूज करते हैं उसमें अलग अलग स्मेल आती है आपको। तो वो स्मेल कैसे आती है? उसके अंदर एजेंट पड़े होते हैं, ऐसे केमिकल पड़े होते हैं जिनसे उनमें से अलग अलग फ्रूट की स्मेल आती है। कोई फ्रूट्स थोड़ी पड़े हैं उसके अंदर, लेकिन स्मेल फिर भी फ्रूट्स की आ रही है। क्यों? वो एस्टर्स की वजह से है। वो उन केमिकल कंपाउंड को हम एस्टर्स बोलते हैं। तो एस्टर्स कैसे बनते हैं? वो एस्टरिफिकेशन रिएक्शन के थ्रू बनते हैं। जब एक अल्कोहल, एक ऑर्गेनिक अल्कोहल जैसे कि इथेनॉल, इट रिएक्ट विद ऑर्गेनिक एसिड, और वो ऑर्गेनिक एसिड हम यहां लेंगे इथेनोइक एसिड। जब इन दोनों की रिएक्शन होती है तो इन दोनों की रिएक्शन से पानी का एक मॉलिक्यूल निकलता है और बाकी सारा जितना भी पार्ट है वो एक दूसरे के साथ ज्वाइन हो जाता है। तो जो ज्वाइंट पार्ट होता है वो तो बन जाता है एस्टर्स। अब देखो निकालना कैसे है। यहां से हमेशा OH ग्रुप निकलेगा, जो अल्कोहल है उससे हमेशा OH ग्रुप निकलेगा, और एसिड से हमेशा हाइड्रोजन निकलेगा। ये आपको बात ध्यान में रखनी है। अल्कोहल से OH निकलेगा, एसिड से हमेशा H निकलेगा,
क्योंकि एसिड हमेशा हाइड्रोजन आयन ही रिलीज करता है, ठीक है। तो जब बाकी सारा पार्ट आप ऐसे ही जोड़ दो इसको, तो जोड़ के क्या आया, ये लिख दिया हमने CH3COO, बाकी बचा C2H5 प्लस वाटर। तो ये जो कंपाउंड पूरा बना है, ये कंपाउंड ही एस्टर कहलाता है, CH3COO C2H5, इट इज एस्टर, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं हम, इस अल्कोहल को चेंज कर दो, इस एसिड को चेंज कर दो, तो क्या है, अलग अलग तरीके के कंपाउंड बन जाएंगे, वो अलग अलग एस्टर्स बन जाएंगे। कार्बन चेन बढ़ाते चले जाओ, जैसे जैसे कार्बन की चेन बढ़ती चली जाएगी कंपाउंड चेंज होता चला जाएगा, लेकिन एक ग्रुप सेम रहेगा इसमें। ये जो COO ग्रुप है ये सेम रहेगा, यही एस्टर ग्रुप होता है। जैसे अल्कोहल के लिए OH है और एसिड के लिए COOH है, ऐसी एस्टर का जो ग्रुप होता है वो COO ग्रुप होता है। तो अगर ये ग्रुप प्रेजेंट है किसी भी कंपाउंड में तो उसको आप जनरली एस्टर्स के नाम से जानते हैं। तो इन एस्टर्स का काम यही है, फ्लेवरिंग एजेंट का काम करते हैं, या फिर शैम्पू वगैरह में डालते हैं तो फ्रेग्रेंस देते हैं, ये अच्छी सी स्मेल आती है आपको उनमें से, तो उसमें भी डाला जाता है, डिओड्रेंट्स वगैरह में डाले जाते हैं ये, जिससे स्मेल आती है अलग सी, फ्रूटी स्मेल आती है। तो ये एक टेस्ट हो गया, लैब टेस्ट हो गया। क्या करेंगे हम, एक क्या लेंगे, टेस्ट ट्यूब लेंगे, उसके अंदर ये दोनों चीजें मिला देंगे। तो अगर आपको फ्रूट जैसी स्मेल आ रही है, जैसे जैम में आती है, जैसे कि अलग अलग फ्रूट्स में स्मेल आती है, अगर वैसी स्मेल आ रही है तो मतलब एस्टर बन गया है, और एस्टर बना है तो अल्कोहल और एसिड से ही बना होगा। तो ऐसे हम इथेनॉल का टेस्ट कर सकते हैं। तो हमने 4 टेस्ट हमने सीख लिए, ठीक है। लिटमस टेस्ट था, सेकेंडली हमने जो टेस्ट सीखा वो सोडियम मेटल टेस्ट था, तीसरा एस्टरिफिकेशन टेस्ट था। तो इन 3 टेस्ट से आप अल्कोहल को पहचान सकते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट हैं जो कि लिखने के लिए भी आ जाते हैं, ये डिफरेंस करने के लिए भी आ जाते हैं। इथेनॉल और एथेनोइक एसिड का डिफरेंस जो है वो इस बेसिस पे आप कैसे करोगे इसमें भी आ जाते हैं। यहाँ तक सबको समझ में आ गया? Yes, ma'am. ठीक है, तो अभी 5 मिनट्स बचे हुए हैं, एक बार रीज्वाइन कर लो सारे के सारे। मैं यहाँ से ऑफ कर रही हूँ, रीज्वाइन करिए सेम लिंक से, ओके।